Hello viewers, I Sushant welcome you all to class 7 history chapter 3. We are continuing the Delhi Sultans. Today it is part 2. Next second part आज हम पढ़ेंगे a closer look. किसके ऊपर closer look डालेंगे? The administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. खलजी डायनेस्टी का और तुगलक डायनेस्टी जो था, ये दोनों का डायनेस्टी के ऊपर हम एक ध्यान से थोड़ा गौर से हम पढ़ाई करेंगे। दिल्ली सुल्तानेट जो थे उनको क्या चाहिए था? गवर्नर्स और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था। पहले से जैसे अपॉइंटमेंट करते थे दिल्ली सुल्तान, जो लैंड चिफ्टेंस को गवर्नर्स बनाते थे वो उनका पसंद नहीं था। इल्तुतमिश जो थे वो उनके जो स्पेशल स्लेव रखते थे परचेस करके खरीद के मिलिट्री सर्विस के लिए, जिसको कहते हैं बंदगान पर्शिया लैंग्वेज में। तो बंदगान क्या होता है? व्हाट इज बंदगान? If the question will come like this, you will write the special slaves purchased for military service by Iltutmish is called बंदगान। तो खलजी और तुगलक ये भी वही बंदगान सिस्टम को कंटिन्यू किए और जो लोगों का अच्छा परिवार में जन्म होता था उनको भी वो एक्सेप्ट किए। और उनको क्या किया जाता था? बंदगान को आर्मी जो जनरल्स के हिसाब से जनरल के साथ साथ और गवर्नर का पोस्ट भी दिया जाता था। और जो स्लेव्स थे वो बहुत लॉयल थे, उनके मास्टर के पास, उनके पैट्रन के पास, राजा के पास पूरा लॉयल थे। और लेकिन जो अथर थे, जो तवारीख लिखते थे, हम पहले से पढ़े हैं, पर्शियन जो लिखते थे तवारीख, उनका वो अच्छा नहीं लगता था। वो क्रिटिसाइज करते थे दिल्ली सुल्तान का जो सिस्टम था, लो कास्ट में, जो लो डायनेस्टी में जिसका जन्म हुआ था, उनका हायर ऑफिस में जगह देना, ऐड करना उनको अच्छा नहीं लगता था। फिर भी खलजी और तुगलक जो हैं वो अपॉइंटमेंट करते थे मिलिट्री कमांडर को। जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको गवर्नर्स, कुछ एरिया का गवर्नर्स भी अपॉइंटमेंट देते थे। तो ये जो एरिया, वो जो लैंड्स होता था, ये जो टेरिटरी होता था, उस जगह को इक्ता बोला जाता था। और इक्ता का जो लीडर, इक्ता का लीडर को इक्तादार बोला जाता था या मुक्ति। इक्तादार और मुक्ति दोनों सेम हैं। तो ये जो मुक्ति होते थे या इक्तादार होते थे, उनका ड्यूटीज क्या होता था? द ड्यूटी ऑफ द मुक्तिज। तो सबसे पहला ड्यूटी होता था कि टू लीड मिलिट्री कैंपेन। सबसे पहला मिलिट्री कैंपेन करना और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया। जो एरिया उनको मिला था, जो टेरिटरी उनको मिला था, उनमें उस जगह में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और क्या करना? एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज को एक्सचेंज करना। और क्या करते थे वो? थर्ड पॉइंट में दे कलेक्टेड रेवेन्यूज, टैक्सेस कलेक्शन करते थे सैलरी के लिए। और क्या होता था? दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू। उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, जो टैक्स कलेक्शन होता था, उसी टैक्स से वो सोल्जर्स को भी देते थे। और एक स्पेशल अकाउंटेंट होता था जो कि अपॉइंटमेंट किया जाता था। वो चेक करते थे कि कितने रेवेन्यू या कितने टैक्सेस कलेक्शन किए, मुक्ति लोग कितने टैक्सेस कलेक्शन किए, वो अकाउंटेंट चेक करते थे। अभी हम बात करेंगे ये जो टैक्स कलेक्शन होता था वो कितना टाइप का था, क्या क्या कौन कौन सा टैक्स को कलेक्शन करते थे। दिल्ली सुल्तान जो होते थे वो हिंटरलैंड को तो कंट्रोल किए ही, और वो फोर्स किए जो चिफ्टेन थे, जो लैंड का चिफ्टेन्स थे, जो लीडर थे, जो सामंतस थे, और जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, उनका जो अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किए। जो टैक्सेस था, सबसे पहले वो टैक्स कल्टीवेशन के ऊपर, जिसको बोला जाता है खराज। वो क्या था? 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। पीजेंट्स जितना प्रोड्यूस करते थे उसका 50% देना पड़ता था रूलर को। सेकेंड टैक्स था कैटल के ऊपर, जो कि काओ जो होता था। फिर थर्ड टैक्सेस होता था हॉर्सेस के ऊपर। हम देखेंगे जो मंगोल्स थे, मंगोल का जो एक सेपरेट डायनेस्टी, जो गेंगिस खान थे, गेंगिस खान इन्वेड किए कौन सा जगह को? ट्रांक्सजोनियाना को अटैक किए, जो कि नॉर्थ ईस्ट का, ईरान का नॉर्थ ईस्ट जो है 1219 में। और दिल्ली सुल्तानत को भी अटैक किए। अभी हम देखेंगे जिस समय में वो अटैक किए, जो दिल्ली का सुल्तान थे वो कैसे फेस किए और उसका जो रिजल्ट क्या हुआ। तो हम कंपेयर करेंगे अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, जो कि दोनों अलग अलग डायनेस्टी का, एक खलजी डायनेस्टी का और एक दूसरा है तुगलक डायनेस्टी का। सबसे पहले हम देखेंगे खलजी डायनेस्टी का पहला अलाउद्दीन खलजी के समय में दिल्ली को अटैक किया गया 1299 के समय में, 2 बार अटैक किया गया था।
फिर 1302 में भी अटैक किया गया था। लेकिन जो डिफेंसिव मेजर था, अलाउद्दीन खिलजी एक स्टैंडिंग, बहुत बड़ा स्टैंडिंग आर्मी बनाए थे। फिर हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का, वही पॉइंट, तुगलक के समय में भी दिल्ली को अटैक किया गया था, लेकिन उनका जो बहुत बड़ा आर्मी था, मंगोल आर्मी को डिफीट किए और ये सक्सेसफुल रहे बहुत बड़ा स्टैंडिंग आर्मी के साथ। सेकेंड पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा गैरिसन टाउन जो कंस्ट्रक्ट किए थे और उसका नाम दिए थे सीरी, जो कि सोल्जर्स के लिए स्पेशल बनाया गया था। और उसी जगह में, उसी समय में मोहम्मद बिन तुगलक का सेकेंड पॉइंट, वो कंस्ट्रक्ट नहीं किए थे, न्यू गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट नहीं किए थे, लेकिन वो एक दिल्ली सिटी को चेंज किए थे, शिफ्ट किए थे। उनका जो कैपिटल दौलताबाद, पूरा टोटल सोल्जर्स, उनका कोर्टियर, रेसिडेंट सब वो शिफ्ट किए थे दौलताबाद को, दिल्ली से दौलताबाद। फिर थर्ड पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी का, उनका जो वो सोल्जर्स को फीड करना पड़ता था, उनको पैसा देना पड़ता था। जैसे कि वो क्या करते थे, उनका जो प्रोड्यूस होता था वो कलेक्टेड किया जाता था और टैक्स दिया जाता था, और टैक्स जो होता था वो 50% कलेक्शन किया जाता था पीजेंट से। और द सेम पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक का, वो क्या करते थे, सेम एरिया, जिस जगह एरिया जो था गंगा यमुना बीच में जो एरिया था, टैक्स कलेक्शन किया जाता था और जो सोल्जर्स थे उनको भी दिया जाता था, और उसके साथ साथ कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा टैक्सेस भी कलेक्शन किया जाता था तुगलक के द्वारा सोल्जर्स को देने के लिए। फोर्थ पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी का, सोल्जर्स को तो दिया जाता था, उनको भी पेड किया जाता था, और जो सोल्जर्स का सैलरी होता था उनको कैश में दिया जाता था। जैसे जमीन पहले कोई रूलर देते थे, लेकिन वो कैश ही देते थे, और जो गुड्स होता था वो सोल्जर्स लेते थे और गुड्स खरीदते थे मर्चेंट से। और मर्चेंट्स लोग कैसे उसका जो गुड्स का प्राइस नहीं बढ़ाएंगे वो रूलर ध्यान रखते थे, खिलजी ध्यान रखते थे। नेक्स्ट पार्ट को जाएंगे, फोर्थ पॉइंट ऑफ तुगलक का, तुगलक भी ऐसे पेड करते थे, सोल्जर्स को सैलरी पेड करते थे, और वो प्राइस को कंट्रोल करने के जगह वो क्या करते थे, टोकन करेंसी, एक टाइप का करेंसी, जैसे कि प्रेजेंट डे पेपर करेंसी यूज होता है आजकल का पेपर करेंसी, तो उस समय में वो बहुत चीप वाला मेटल में बनाया होता था, गोल्ड और सिल्वर से नहीं बनाया जाता था, लेकिन उस समय में ऐसे बनाया जाता था। तो लोग जो होते थे, जो चीप करेंसी होता था वो यूज होता था उस समय में। और फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी जो होते थे, जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो बहुत सक्सेसफुल था, और उनके उस समय में जो क्रॉनिकलर्स थे वो पॉइंट आउट किए हैं कि जो गुड्स, जो सप्लाई ऑफ गुड्स मार्केट्स, ये एक बहुत सक्सेसफुल ओवरऑली मंगोल इन्वेजन ओवरऑली सक्सेसफुल थे। लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट मुगल मोहम्मद तुगलक का, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो फेलियर था, और उस जो कश्मीर के जो कैंपेन किए थे कश्मीर को, वो बहुत डिजास्टर था। और जिस समय में वो हुआ था, वाइड स्प्रेड हुआ था, रिवेलियन एक वाइड स्प्रेड हुआ था, जो एक टैक्सेस को बढ़ा दिए थे, गंगा यमुना बेल्ट के बीच में जो एरिया था, पीजेंट्स लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए थे, इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और ये उतना सक्सेसफुल नहीं थे। और लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द सुल्तानेट इन द 15th and 16th सेंचुरी, कि 15th and 16th सेंचुरी में कौन कौन सा सुल्तान कितने टाइम तक रूल किए थे दिल्ली में, हम नजर डालेंगे। तो आफ्टर तुगलक के बाद सायद एंड द लोधी डायनेस्टी, सायद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी रूल किए थे दिल्ली में, वो लगभग 1526 तक ही रूल किए। फिर क्या हुआ, न्यू सब रूलिंग ग्रुप्स शुरुआत हुए, अफगान से आए, राजपूत से आए, और कुछ जो रूलर थे वो भी छोटा छोटा पावर में, छोटा छोटा स्टेट सब इंडिपेंडेंट हुए। ये जो शेरशाह सूर जो शुरुआत किए थे अपना कैरियर, उनके जो अंकल थे, अंकल के साथ एक मैनेजर के हिसाब से कैरियर शुरुआत किए थे, जो कि 1540 से 1545 तक रूल किए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो मुगल एम्पायर हुमायूं को डिफीट किए, हुमायूं को डिफीट करके, हुमायूं जो कि 1530 से 1540 तक, फिर 1555 से 1556 तक रूल किए थे। और शेरशाह जो कैप्चर किए दिल्ली को, और खुद का ओन एक डायनेस्टी शुरुआत किए या एस्टेब्लिश किए। पहले से उनका अंकल के अंडर थे, अभी खुद का डायनेस्टी बनाए। और शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ये एक मॉडल था, आइकॉनिक था,
और जिसको अकबर ने, जो ग्रेट अकबर हम कहते हैं, उनके समय में वो इम्प्लीमेंट किया गया। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर and this chapter gets over. For more information or part 1, those who have not seen, you may go through the description for the same. Thank you all. Once again, we'll meet in the next video. Thank you.